तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय एजाज शेख। तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम्स के बारे में। तो इसके बेसिस पे हम कुछ थ्योरेटिकल आपको बताएंगे और उसके बेसिस पे हम लोग एक दो तीन प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो चलिए हमारे हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे आप, ताकि आपको मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आगे मैं करा दूंगा कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम एक्चुअल होता क्या है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम्स ही होगा, कॉलम में कभी सिंगली रीइंफोर्स्ड कॉलम नहीं हो सकता है। मतलब बीम में मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ओनली बीम में ही सिंगली रीइंफोर्स्ड या डबली रीइंफोर्स्ड बीम भी होता है, लेकिन सिंगल रीइंफोर्स्ड सिर्फ बीम में होगा, कॉलम में नहीं होगा। तो चलिए हम कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं, आगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि ए बीम रीइंफोर्स्ड वेयर दे आर मोस्ट इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग द टेंसाइल स्ट्रेसेस सच दैट इन टेंशन साइड। मतलब ये कि हम लोग किसी बीम में वहाँ पे हम लोग छड़ लगाते हैं, यानी स्टील बार हम लोग वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे वो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है उसको वो रजिस्ट कर सकें, उस चीज़ को वो रजिस्ट कर सके, इट मीन्स न्यूट्रल कर सके टेंसाइल स्ट्रेस को। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होता है कभी भी डिज़ाइन में या फिर आप किसी बीम में आप स्टील बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको टेंशन जोन आपको ये पता होना चाहिए, टेंशन साइड या टेंशन जोन आपको पता करना होगा। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये आपको समझना होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेंशन साइड में ही हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड में स्टील इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको पता होगा एक फिनोमिनन, आपको तो ये पता ही होगा कि स्टील स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, स्टील स्ट्रॉन्ग इन टेंशन जोन, स्टील स्ट्रॉन्ग इन टेंशन जोन, टेंशन जोन या फिर टेंशन साइड। और क्या होता है कि टेंशन जोन में कंक्रीट वीक होता है, तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होगा अपने कंप्रेशन जोन में। तो इस तरह से क्या है कि आप कह सकते हैं कि एरिया वाइज है कि स्टील हमेशा अपने टेंशन जोन में हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए हमको ये पता करना होगा कि किसी बीम में लाइक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है या फिर कैंटिलीवर भी हो सकता है, तो उसका टेंशन जोन है कहाँ। अगर आप टेंशन जोन में प्रोवाइड ना करके कहीं और पे आप स्टील प्रोवाइड कर देते हैं तो वो मतलब स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा। तो ये आपको पता करना। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि चलिए एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं सिंपली सपोर्टेड का एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपली सपोर्टेड, पहले आप बेसिक समझ लो उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम करवा दूँगा। सिंपली सपोर्टेड और दूसरा मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम और दूसरा आप देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम। ये दोनों में आपको ये टेंशन जोन आपको पता होना चाहिए कि दोनों का टेंशन जोन कहाँ है। कैंटिलीवर बीम, ठीक है, दोनों का टेंशन जोन अगर देखें, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल में अगर ये बनाता हूँ एक फिगर कि चलो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे मैं एक सपोर्ट लगा देता हूँ, सपोर्ट, यहाँ भी एक सपोर्ट लगा देता हूँ और इस तरह से मैं एक फिगर यहाँ पे एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि ये मेरा सिंपली सपोर्टेड है। आप अगर घर बना रहे हो तो इस तरह से अगर दोनों साइड में अगर आपका कॉलम आ रहा है यानी वो सिंपली सपोर्टेड है, यानी दोनों साइड में एक कॉलम आ रहा है तो वो आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। तो सिंपली सपोर्टेड में हमेशा टेंशन जोन नीचे वाला होता है, ये आपको याद रखना होगा। टेंशन जोन ये आपका नीचे वाला हो गया, टेंशन हो गया, तो आपको ऑब्वियसली ये नीचे का टेंशन है कहाँ, तो ऑब्वियसली ये अगर टेंशन है तो ऊपर वाला ये कंप्रेशन होगा, ये आपका कंप्रेशन होगा। तो ये आपका ये कंप्रेशन हो गया, यानी ये टेंशन जोन होगा, ये कंप्रेशन जोन हो गया सिंपली सपोर्टेड में। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने यहाँ कहा था कि टेंशन साइड में आपको क्या लगाना है, स्टील बार लगाना है। तो टेंशन मतलब नीचे वाला मेरा क्या है, टेंशन जोन है, टेंशन साइड या टेंशन जोन है, तो स्टील हमेशा ये नीचे की तरफ लगाएंगे। अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड का मतलब ये होता है कि हम किसी एक जोन में हम स्टील प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ ऊपर में भी कंप्रेशन जोन में अगर स्टील प्रोवाइड कर दी तो वो मेरा डबली रीइंफोर्स्ड हो जाएगा। सिंगली रीइंफोर्स्ड में हमेशा हमको टेंशन जोन में हमको सिर्फ स्टील बार को प्रोवाइड करना है। तो ये मेरा सिर्फ नीचे में हम यहाँ पे स्टील देंगे, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम सेक्शन काट करके देखें, सेक्शन काटने का मतलब है कि इसको बीच से अगर हम काटें तो मेरा फिगर कुछ ऐसा आएगा। अगर इसको देखें कि ये मेरा बीम अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है,
ये बीम ऐसे जा रहा था, यहाँ पर 2 बार 3 बार कुछ कितना भी बार हो सकता है, मतलब ये हमें पता नहीं है अभी। तो लेकिन हमेशा क्या होगा कि ये नीचे में सिर्फ बार आएगा, ऊपर में नहीं आएगा, यानी ऊपर में यहाँ पे नहीं है सेक्शन में, फिगर में नहीं है, प्लान में। तो यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन में भी हमेशा ये नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर आप दूसरा केस देखते हैं, कैंटिलीवर बीम का अगर आप केस देखें, तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट टेंशन जोन होता है। मतलब ये कि अगर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये अगर एक फिगर कैंटिलीवर का हम ड्रॉ किए, ठीक है, अगर ये कैंटिलीवर का हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये मेरा कैंटिलीवर होगा। तो आप इसमें देखिए, इसमें क्या कंडीशन है कि यहाँ मेरा सिंपली सपोर्टेड में ये मेरा टेंशन जोन था नीचे में, लेकिन क्या है कि कैंटिलीवर में जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी ऊपर में मेरा ये टेंशन जोन है, ये ऊपर में मेरा ये टेंशन हो जाएगा और ये कंप्रेशन है, ये मेरा कंप्रेशन जोन है। यानी आप कैंटिलीवर देख सकते हैं आप, जैसे घर के आगे में कोई प्रोजेक्ट आपको करना होता है, जैसे कुछ भी घर के आगे निकला होता है जहाँ दूसरी तरफ कोई सपोर्ट होता नहीं, वो आपका कैंटिलीवर है। तो उसमें क्या करना है कि अगर हमको कभी छड़ लगाना है, उसमें स्टील बार प्रोवाइड करना है, तो हम ऊपर की तरफ स्टील को लगाएंगे, यानी टेंशन जोन पे जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना। अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कि नीचे में यहाँ पे स्टील बार प्रोवाइड कर दिए तो नीचे में स्टील बार प्रोवाइड आपको नहीं करना है, वो स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, सिंगली रिइंफोर्स्ड वाले में अगर ये कैंटिलीवर का केस आता है, तो आपको ऊपर में स्टील बार को प्रोवाइड करना है। आप एक चीज़ मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि मैंने फिगर में इस तरह से ऐसे लाइन को क्यों ड्रॉ कर रहा है। ये आपका ये कंटिन्यूटी का साइन है। कंटिन्यूटी का साइन कहने का ये मतलब है कि ये कॉलम अभी एक्चुअल में पता नहीं है कि कितना हाइट का है, यानी ये और ऊपर तक जा सकता है। अगर मैं डायरेक्ट सीधा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कॉलम इंडिंग यहीं तक हो रहा है, तो इसलिए हमने कंटिन्यूटी लाइन को यहाँ पे दर्शाया है। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट डायग्राम समझ लेते हैं, स्ट्रेन एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअल बैलेंस्ड सेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक सेक्शन का एग्जांपल लिया है कि ये मेरा कोई बीम है, ठीक है। बीम में नीचे ये मेरा टेंशन जोन में स्टील बार प्रोवाइडेड है, ठीक है। और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ये ओवरऑल डेप्थ है। ये ओवरऑल डेप्थ को डी से डिनोट करेंगे। अगर यहाँ टेंशन जोन के मतलब स्टील बार के 20 से अगर होगा तो यहाँ से ये मेरा इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी हो जाएगा, और ये विड्थ है, हमने बी माना है। और ये देख सकते हैं ये 3 जो हमने लिखा है ये मेरा स्टील बार से है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया है, स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया है। ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लें, प्रॉब्लम सब इसी के बेस्ड पे प्रॉब्लम आपको आएगा क्वेश्चन में। तो चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ आपका ये हमने बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ किया है। एन मीन्स न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब ये होता है कि ना ही ये टेंशन जोन है ना ही ये कंप्रेशन जोन है। इसके बीच का जो जोन होगा कभी भी किसी भी बीम में आप ये टेंशन है, ऊपर में ये कंप्रेशन जोन है, लेकिन एग्जैक्टली मिडिल में आप जब इसका सेंट्राइडल एक्सिस निकालेंगे तो एग्जैक्टली आपका बीच में जो आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा ना ही वो आपका टेंशन जोन है ना ही कंप्रेशन जोन है। इसके नीचे जस्ट इसके नीचे ये टेंशन जोन कंसीडर किया जाएगा, जस्ट इसके ऊपर आपका कंप्रेशन जोन कंसीडर किया जाएगा। तो स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं। तो स्ट्रेन डायग्राम में ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट आपका ये मैक्सिमम आपका 0.0035 आपका हो सकता है, और अल्टीमेट स्ट्रेन इन स्टील ये आपका ऐसी हमने माना ये स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक समझना होगा। ये सबसे पहले आप स्ट्रेस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है, एग्जैक्टली ये आपका है स्ट्रेस डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है 0.446 FCK। ये आपका स्ट्रेस इन कंक्रीट है, स्ट्रेस इन कंक्रीट। ये डायग्राम आप याद कर ले, ये डायग्राम याद कर लोगे आप, प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और देख सकते हैं नीचे में ये मेरा ये टेंशन बार आया था, तो यहाँ पर ये टेंशन फोर्स हो गया, टेंसाइल फोर्स बोले या फिर टेंसाइल फोर्स। सिमिलरली आपका ये सी आया ऊपर में, यानी ये कंप्रेशन का जोन है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स है। यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स और जस्ट टेंशन और कंप्रेशन के बीच में एक लीवर आर्म होता है जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जैसे कंप्रेसिव को सी से डिनोट किया था, टेंसाइल को टी से हमने डिनोट किया था, लीवर आर्म को जेड से हम लोग डिनोट करेंगे, जिसका फार्मूला आपका होता है D -
0.42 XU, ठीक है। ये आपका ये फार्मूला होता है, यानी XU आपका हो गया XU, ये आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मैं इसके बारे में लिख दूंगा यहाँ पे, पहले आप इस चीज़ को देख ले आसानी से। आप उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो मेरा कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स का ये फार्मूला होता है 0.36 FCK B इंटू XU। XU भी वही है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, और FCK आप जानते ही है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है आपका। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कंप्रेसिव फोर्स के बारे में उन्होंने बताया था कि कंक्रीट आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में, यानी ऊपर का जोन ये आपका कंक्रीट के लिए है। तो कंक्रीट के लिए इसलिए यहाँ पे FCK आया है। FCK अगर जहाँ पे आता है वहाँ पे कंक्रीट के बारे में कहा जा रहा है। अगर FY आता है, यील्ड स्ट्रेंथ आता है, यील्ड स्ट्रेंथ आपका कहाँ आएगा, टेंशन में। यहाँ पे हमने स्टील बार दिया है तो ये मेरा टेंशन जोन है। तो टेंसाइल फोर्स के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST। ये आपका फार्मूला हो गया, जहाँ पे देख सकते हैं FY आपका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया एंड AST आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ स्टील हो गया। तो मैं इस फार्मूला को भी आगे लिख देता हूँ कहीं पे, ताकि आपको इजीली समझ में आए, या फिर नहीं भी लिखूँ तो आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए। और XU आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपको हमेशा याद है। ये आपको कोड बुक में भी मिल जाएगा ये फार्मूला, मैं कोड बुक में आपको दिखा देता हूँ कि ये फार्मूला कहाँ पे है। अगर इसको हम सही से कहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्रेसिव फोर्स हमने लिखा है, तो एग्जैक्टली ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन है, यानी हम इसको कहें तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेसिव फोर्स में फोर्स ऑफ कंप्रेशन के है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ टेंशन, ठीक है। ये बेटर है कहना, यानी फोर्स ऑफ टेंशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑफ टेंशन, और वो फोर्स ऑफ कंप्रेशन। आप उसको फार्मूला को आप देख सकते हैं अपने IS कोड बुक में, आप चेक करेंगे तो आपको जानना है IS 456/2000 आपके पास वो कोड बुक होना चाहिए। और पेज नंबर आपको जाना है, पेज नंबर नीचे में देखते हैं 96 पेज नंबर पे आप जाएंगे, यहाँ पे Annex G लिखा होगा, तो उस देखिए वहाँ पे क्लाउज में आप देख सकते हैं ये फार्मूला कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपके पास फार्मूला लिखा गया है कि डिटरमाइन, यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन विदाउट कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट शुड बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने कहा था कि फोर्स ऑफ टेंशन, ये आपको फोर्स ऑफ टेंशन का फार्मूला दिया गया है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ कंप्रेशन का फार्मूला दिया गया है। तो ये दोनों फार्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हमने अलग अलग करके लिख दिया है ताकि आपको इजीली वे में समझ में आएगा। तो आप कुछ पॉइंट याद कर ले, कोड बुक में आपको फार्मूला मिल जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं नीचे में अल्टीमेट मोमेंट का भी फार्मूला यहाँ पे दिया गया है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको कैसे कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला दिया गया है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ही इजी फार्मूला यहाँ पे बताऊँगा, आप इजी फार्मूला को याद कर ले, और कभी अगर ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट यहाँ पे देखें, टाइप्स ऑफ सेक्शन, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेक्शन आपको बेसिक पता नहीं होगा तो आप फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही परेशानी होगी। तो यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ सेक्शन बता देता हूँ कि कितना तरह का सेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ सेक्शन, तो जैसा कि हमने अभी पिछले बार लिखा था, एक बैलेंस्ड सेक्शन लिखा था पहला। तो नंबर 1 बैलेंस्ड सेक्शन, और नंबर 1 बैलेंस्ड सेक्शन हो गया। नंबर 2 पे 3 सेक्शन होता है हम लोग के पास किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ चाहे वो कॉलम हो, बीम हो, कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे तो ये तीनों सेक्शन के बेसिस पे ही हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो बैलेंस्ड सेक्शन में क्या होता है कि सबसे इसका बेसिक ये है कि द स्ट्रेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील, रीच मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि बैलेंसर सेक्शन में क्या है कि जो कंक्रीट का स्ट्रेस है, अगर उस स्ट्रक्चर पे अगर लोड आता है उस बीम पे, तो क्या है कि कंक्रीट में स्ट्रेस और स्टील में स्ट्रेस दोनों सेम टाइम में आएगा। तो क्या है कि फेल्योर होने का चांसेस ज़्यादा है, पर जनरली डिज़ाइन इस पर भी किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फेल्योर होगा,
क्योंकि जब दोनों एक साथ अगर आ जाता है कि कंक्रीट में स्ट्रेस और स्टील में स्ट्रेस दोनों एक साथ आता है, मतलब सेम टाइम में ही आता है, तो वहाँ पे क्या है, तो फेल्यूर कहाँ पे होगा, फेल्यूर बाय प्राइमरी कंप्रेशन के कारण उसमें फेल्यूर होगा। तो अभी क्या है कि हम लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंगली रीइंफोर्सर में हम लोग टेंशन जोन में हम स्टील को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस पर डिज़ाइन करेंगे नहीं, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर कंप्रेशन के कारण फेल्यूर हो रहा है, तो हम यहाँ पे बैलेंसर सेक्शन डिज़ाइन नहीं करेंगे। और दूसरा मेरे पास है, दूसरा है कि ओवर रीइंफोर्सड सेक्शन। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा सेक्शन है मेरे पास। पहला तो हो गया बैलेंसर सेक्शन, दूसरा ओवर रीइंफोर्सड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्सड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्सड सेक्शन। तो ओवर रीइंफोर्सड सेक्शन में क्या होगा, और एक चीज़ यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ कि बैलेंसड सेक्शन में क्या होगा कि एक्स यू इजकल टू, यहाँ पे ये ध्यान दें, एक्स यू इजकल टू एक्स यू मैक्सिमम। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अगर ये इसके बराबर आ जाएगा, अगर हम फार्मूला बेस्ड पे कोई फाइंड आउट करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर का, अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो ये मेरा क्या है कि बैलेंसड सेक्शन हो जाएगा। और अब दूसरा देख सकते हैं, ये आगे आप प्रॉब्लम हम बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या था, एक्स यू इजकल टू एक्स यू मैक्सिमम का मतलब क्या है। और तो दूसरा देखते हैं ओवर रीइंफोर्सड सेक्शन। तो दूसरा आप देखिए कि यहाँ पे है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि स्टील इन द सेक्शन इज मोर देन डेट रिक्वायर्ड बैलेंस सेक्शन। मतलब जो बैलेंसड सेक्शन का मेरा डिज़ाइन होगा उससे ज़्यादा हमको स्टील इसमें प्रोवाइड करना होगा ओवर रीइंफोर्सड सेक्शन में। तो अगर हम इस तरह से ज़्यादा अगर प्रोवाइड करते तो ये क्या है कि एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, और हमें क्या करना है, इकोनॉमिकल डिज़ाइन करना है। इकोनॉमिकल डिज़ाइन करने के लिए हमें कम से कम स्टील प्रोवाइड करना है, क्योंकि स्टील का कॉस्ट ज़्यादा होता है। अगर हम ज़्यादा स्टील लगा देते तो मेरा पैसा भी बढ़ जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कंक्रीट फेल्यूर होगा, कंक्रीट फेल्यूर होगा बिना किसी वार्निंग के, कंक्रीट फेल्यूर हो सकता है, तो स्ट्रक्चर गिरने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। कंक्रीट फेल्यूर विदाउट एनी प्रियर वार्निंग, यानी बिना पहले वार्निंग दिए हुए ही ये फेल्यूर हो सकता है, विदाउट एनी प्रियर वार्निंग। तो ये मेरा सेक्शन एक तो क्या है कि इकोनॉमिकल है भी नहीं, और ये फेल्यूर होने का चांसेस ज़्यादा है बिना वार्निंग का। अगर सपोज़ कि आपका घर है, अगर आपको पहले ही वार्निंग मिल जाता है कि क्रैक आ रहा है उसमें, तो आप पहले से ही क्या होता है केयरफुल हो जाता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है। तो इसमें क्या है कि ओवर रीइंफोर्सड में कोई वार्निंग नहीं होता है, ऑटोमेटिकली ये कोलैप्स होने का चांसेस होता है। तो मतलब ये कि एक्स यू आपका होगा, जो हमने एक्स यू लिखा है, यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये ग्रेटर देन होगा मैक्सिमम से, मैक्सिमम से ज़्यादा होगा तो ये मेरा ओवर रीइंफोर्सड सेक्शन कहलाएगा। और लास्ट वन आप देखते हैं, लास्ट वन जो सबसे ज़्यादा, ये एक्चुअल क्या है कि ओवर रीइंफोर्सड सेक्शन जो हम लोग का है कि लिमिट स्टेट मेथड होता है, उसमें अवॉइड किया गया है उस चीज़ को यूज करने के लिए नहीं, ओवर रीइंफोर्सड सेक्शन को। तो आपका सबसे लास्ट वन मैं बताता हूँ, तो सारा डिज़ाइन उसी प्रोसीजर पे होता है। एजम्पशन तो बैलेंसर सेक्शन से, लेकिन क्या है कि जो भी डिज़ाइन प्रोसीजर है आपका, ये आपका क्या है अंडर रीइंफोर्सड सेक्शन से किया जाता है, अंडर रीइंफोर्सड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्सड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्सड सेक्शन। तो आप देखिए यहाँ पे अंडर रीइंफोर्सड सेक्शन में आपका क्या है कि स्टील इन द सेक्शन इज लेस देन दैट द रिक्वायर्ड बैलेंस सेक्शन। जो हमने अभी बैलेंसड सेक्शन के बारे में बताया, उससे भी कम स्टील हम लोग अंडर रीइंफोर्सड सेक्शन में करते हैं, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। और लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड में भी इस चीज़ को प्रीफर किया गया है। आप कोड बुक में भी आप अंडर रीइंफोर्सड सेक्शन से ही डिज़ाइन करें किसी भी स्ट्रक्चर को, तो ये बहुत ही एडोप्टेबल है। इसलिए है कि क्या है कि मतलब इसमें जो होता है, इसमें जो आपका फेल्यूर होगा, फेल्यूर इन स्टील होगा, मतलब फेल्यूर इन स्टील गिव्स क्लियर वार्निंग, गिव्स क्लियर वार्निंग बिफोर फेल्यूर। क्या होता है, फेल्यूर होने से पहले ही आपको क्या होता है, कोलैप्स अगर हो रहा है स्ट्रक्चर, उससे पहले वो वार्निंग देगा, उसमें कुछ क्रैक्स आ गया या कुछ भी, या फिर वो बेंड हो गया, तो आपको पहले पता होता है कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है ये कोलैप्स होने वाला है, तो आप पहले से सावधान रहते हैं। तो इसलिए अंडर रीइंफोर्सड सेक्शन का हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इसमें जो आपका फेल्यूर होगा, फेल्यूर आपका इसमें होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेल्यूर इज़ बाय प्राइमरी टेंशन, प्राइमरी टेंशन, ये सबसे बड़ी बात है कि टेंशन में ही फेल्यूर होगा सबसे पहले।
और बैलेंसड सेक्शन में क्या था कि कंप्रेशन में फेल्यूर हो रहा था, इसमें भी ओवर इन्फोर्सड में भी क्या होगा, कंप्रेशन, प्राइमरी कंप्रेशन के कारण ये फेल्यूर होगा। तो इसीलिए मस्ट एडोप्टेबल आपका ये अंडर इन्फोर्सड सेक्शन है। तो चलिए आगे मैं आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये तो आपका बेसिक था, ये बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है या तो दो चीज़ का आता है, या तो आपको डिज़ाइन बेस पे आता है या फिर एनालिसिस बेस्ड पे। डिज़ाइन बेस्ड पे या एनालिसिस बेस्ड पे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको ये तीनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया है। तो आगे देखते हैं कि आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। लास्टली मैं आपको ये बता देता हूँ, एक सबसे बड़ा एजम्पशंस बता देता हूँ स्ट्रक्चर में, किसी भी स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए। ये सबसे बड़ा एजम्पशन आपका, ये एजम्पशंस और भी है लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन आपको बता रहा हूँ कि उसमें ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस टेकन अप बाय reinforcement नॉट बाय कंक्रीट। ओके, नॉट बाय कंक्रीट मतलब ये कि जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो reinforcement उस चीज़ को लेगा, लेकिन कंक्रीट नहीं, क्योंकि आपको पता है कि स्टील हमेशा क्या होता है, टेंशन में स्ट्रांग होता है, और कंक्रीट हमेशा कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, और टेंशन में वो वीक होता है। तो इसलिए जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस है वो reinforcement उसको रजिस्ट करेगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आपको ये बेसिक मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसमें ये सब इंपॉर्टेंट होगा। हमने ये फार्मूला भी लिख दिया कि जो फार्मूला आपको यूज होने वाला है, और यहाँ पे एक सैलिएंट वैल्यू जो वो आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए। जैसे कि हम लोग के पास ग्रेड ऑफ स्टील होता है, ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास Fe 250 हो सकता है, 415 और 500 हो सकता है, ये तीन पे हमको डिज़ाइन करना है। तो ग्रेड ऑफ स्टील का हमने यहाँ पे ये कॉलम बनाया है कि Fe 250, 415 एंड 500। तो XU मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की Fe 250 में 0.53 डी लेना है आपको, और Fe 415 के लिए आपको ये लेना है, और Fe 500 को सिमिलर आपको 0.46 डी लेना है। डी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है, डी आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ। तो आपको ये प्रॉब्लम में मैं बताऊंगा कि इफेक्टिव डेप्थ, अभी हमने पिछले बार भी मैं बताया हूँ कि इफेक्टिव डेप्थ कहाँ है और ओवरऑल डेप्थ कहाँ है। और उसके बाद देखते हैं एमयू लिमिटिंग, यानी अल्टीमेट लिमिटिंग मोमेंट का आपका ये फार्मूला हो गया, ये आपका हो गया अल्टीमेट लिमिटिंग मोमेंट। उसके लिए आपका फार्मूला हो गया कि अगर Fe 250 होता है तो आपको ये फार्मूला लेना है कि 0.148 FC के BDA², और 415 के लिए आपको ये फार्मूला लेना है, Fe 500 के लिए 0.133 FC के BDA² लेना है, जो कि आपको ग्रेड ऑफ स्टील आपको प्रॉब्लम में ही लिखा रहेगा कि इतना ग्रेड ऑफ स्टील लेना है और इतना मिक्स डिज़ाइन हमको लेना है, वो प्रॉब्लम में पहले से दिया रहेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको ये फार्मूला आपको अडॉप्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ फार्मूला देखते हैं कि हमने अभी बताया था, फोर्स ऑफ टेंशन का फार्मूला बताया था कि फोर्स ऑफ टेंशन इज इक्वल टू 0.87 FYST। FY आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, यील्ड स्ट्रेंथ है आपका, यील्ड स्ट्रेंथ, और यील्ड स्ट्रेंथ हमेशा स्टील के लिए होगा, और AST आपका हो गया एरिया ऑफ स्टील, हो गया एरिया ऑफ स्टील। सिमिलरली फोर्स ऑफ कंप्रेशन, टेंशन हमेशा किसके लिए, स्टील के लिए होगा, जिसमें से 0.87 FYST इसका फार्मूला फोर्स ऑफ कंप्रेशन हमेशा कंक्रीट के लिए होगा। तो उसके लिए आपको फार्मूला लेना है 0.36 FC के BXU, ये आपका ये फार्मूला हो गया। FC के आपका ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी आपको। और B जो आपका सेक्शन दिया रहेगा, B वो आपका मतलब विड्थ होगा, आपका विड्थ होगा। XU आपको हमने बताया है यहाँ पे, XU MX लिखा हुआ था तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था, तो XU आपका क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, मैक्स लग जाएगा तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं XU आपका क्या हो गया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सिमिलरली आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक फार्मूला है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर एक्चुअल हम इसको कहें तो विथ रिस्पेक्ट टू कंक्रीट,
अगर कंक्रीट के रिस्पेक्ट में हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 0.36 FC के BXU/Z। तो जेड यहाँ पे आपका लीवर आर्म होगा। लीवर आर्म हमने बताया था कि टेंशन और कंप्रेशन के बीच का हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं। उसका फार्मूला D माइनस 0.42 XU भी आपको पता है, डी भी आपको पता है कि इफेक्टिव डेप्थ होगा। सिमिलरली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये विथ रिस्पेक्ट टू हम कहें तो स्टील के रिस्पेक्ट में अगर होगा तो ये फार्मूला हमको यूज़ करना है 0.87 FIST इंटू जेड आपको क्या है कि ये फार्मूला को हम अगर डिराइव करें तो जेड के जगह पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम रीइंफोर्स्ड एज शोन इन फिगर यूज M20 एंड टॉर 500। टॉर 500 करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरा स्टील ग्रेड लग रहा है स्टील ग्रेड 500 का यूज़ करना है। तो उसके ऊपर डिज़ाइन कैसे फाइंड अल्टीमेट लिमिटिंग मोमेंट, ये मेरा एनालिटिकल प्रॉब्लम है। और इसके बाद मैं डिज़ाइन प्रॉब्लम के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ कि अल्टीमेट लिमिटिंग मोमेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप वो जो हमने फार्मूला लिखा था आपको कि देखिए अल्टीमेट लिमिटिंग मोमेंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है। तभी हमने बताया कि FE 500 वहाँ पे दिया गया था। अल्टीमेट लिमिटिंग का फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास 0.133 FC के BD²। तो डायरेक्टली यहाँ पे गिवन डेट तो आपको लिखना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताता हूँ। सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। अल्टीमेट लिमिटिंग मोमेंट आपका हो जाएगा 0.133 FC के BD²। तो आप देख सकते हैं गिवन डेट में आपका क्या होगा कि हमको ऊपर में ही लिख देते हैं कि गिवन डेट क्या था प्रॉब्लम में जो हमको ज़रूरत है यहाँ पे। तो देख सकते हैं FC के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरा क्या है M20 दिया गया है। तो FC का वैल्यू क्या हो जाएगा FC मेरा 20 Nm/mm², ये मेरा वैल्यू हो गया। उसके बाद देख सकते हैं B विड्थ यहाँ पे सेक्शन का दिया गया है 250 दिया गया है, तो ये मेरा 250 mm हो गया। सिमिलरली देख सकते हैं डेप्थ यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये मेरा स्मॉल d है, यानी इफेक्टिव डेप्थ है, यानी 475। अगर हम 475 + 25 कर देंगे तो ये मेरा 500 हो जाएगा। तो ये मेरा ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मेरा ओवरऑल डेप्थ है, लेकिन हमें इफेक्टिव डेप्थ का यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि स्मॉल d हमको चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं तो मेरा d का वैल्यू कितना हो गया 475 mm। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इस फार्मूला में डायरेक्टली आपको पुट कर देना है 0.133 FC का वैल्यू आपका 20 है तो 20, B का वैल्यू आपके पास 250 है तो 250 इंटू D², यानी 475 का स्क्वायर। तो आप इसको कैल्सी में फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 0.133 इंटू 20 इंटू 250 इंटू 475 स्क्वायर। सॉरी, देखिए आपका ये वैल्यू आ गया। आप देख सकते हैं इतना न्यूटन मेरा वैल्यू आ गया। तो हम इसको किलो न्यूटन मीटर में कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 हटा देते हैं 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 150.05। आपको ये कन्वर्सन तो पता ही होगा। तो ये मेरा आ गया एक्चुअल कितना है, ये मेरा 15,0040625 न्यूटन mm। ठीक है, अगर हम इसको किलो न्यूटन में mm में करें तो यहाँ पर से 10⁻6 होता है। तो 10⁻6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 4 6 मेरा हट जाएगा। तो ये मेरा 150.04 किलो न्यूटन मीटर, ये मेरा आंसर आ जाएगा ये अल्टीमेट लिमिटिंग मोमेंट का। चलिए अब यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये तो इजी प्रॉब्लम था, अब यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम भी देखते हैं कि यहाँ पे एक हमने प्रॉब्लम लिया कि डिटरमाइन मोमेंट रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सेक्शन यूज़ M20 एंड FE 415। अब देख सकते हैं पिछले वाले प्रॉब्लम में यहाँ पे अल्टीमेट मोमेंट हमने निकाला था और इसमें हमें ओनली मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डिफरेंट है। वो पिछले वाले प्रॉब्लम से अगर अल्टीमेट अगर कहता तो वो डायरेक्ट अल्टीमेट लिमिटिंग मोमेंट कहता तो वो आप डायरेक्टली वो फार्मूला अडॉप्ट कर ले। लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या डिटरमाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक याद रखना होगा कि आपको ये पहले सेक्शन डिसाइड करना होगा कि ये कौन सा सेक्शन है। जैसे अभी हमने बताया था पिछले कि बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ये आपको डिसाइड करना होगा। तब जा कर के आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमने वहाँ पे 2 फार्मूला बताया, स्टील के लिए अलग और कंप्रेशन के लिए अलग बताया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला। तो सबसे पहले आप इसका सेक्शन आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये कौन सा सेक्शन का है, देन आप जाके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो हम लोग लिख देते हैं कि गिवन डेटा
ठीक है। गिवन डेटा आप देख सकते हैं, आपको दिया गया है विड्थ कितना दिया गया है, विड्थ बी आपका 250 mm दिया गया है, 250 mm। और सिमिलरली आप देख सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ हमने बताया था कि एग्जैक्टली यहाँ तक, ये जो रीइंफोर्समेंट होगा, रीइंफोर्समेंट के बीच से जो भी डिस्टेंस ऊपर तक जाएगा ये हम मेरा इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ अब डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 310 mm, 310 mm। और ओवरऑल आपका डेप्थ हो जाएगा 350 mm। ओवरऑल डेप्थ आप देखें तो कैपिटल डी इक्वल टू आपका कितना हो गया, 350 mm। तो आप जैसे 350 माइनस 310 यानी 40 mm। तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है इफेक्टिव कवर आ रहा है, ये 40 mm का आपका इफेक्टिव कवर है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू 40 mm। तो आपको अब करना क्या है, सबसे पहले स्टेप वाइज करके मैं बता देता हूँ कि स्टेप वाइज में आपको करना क्या है। कि स्टेप 1 आपको हमने जैसा कि बताया था कि इसमें बैलेंसर सेक्शन वाले या किसी भी कंडीशन में टाइप्स ऑफ सेक्शन में बताया था कि न्यूट्रल डेप्थ से हम लोग कंपेयर करते हैं। न्यूट्रल डेप्थ इज इक्वल टू मैक्सिमम न्यूट्रल डेप्थ ऑफ मैक्सिमम न्यूट्रल डेप्थ, यानी एक्स यू और एक्स मैक्सिमम का हमको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमको स्टेप 1 में हमको निकालना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम निकालेंगे। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम वाले का आपके पास फार्मूला है, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने जो पिछला फार्मूला लिखा था मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो ये आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पे एफ 415 है, 415 के लिए मेरा ये डायरेक्टली फार्मूला आ जाएगा। लेकिन आपको क्या है, मैक्सिमम नहीं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए आपको करना क्या है कि देखिए आप कोड बुक भी ले सकते हैं, कोड बुक में ये फार्मूला दिया गया है। आप जो हमने पेज नंबर बताया था पहले कि पेज नंबर 96 में आपको जाना है। 96 में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन से आप न्यूट्रल डेप्थ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसको करना क्या है, अगर मैं इसको करूँ 0.36 एफ सी के बी डी को हम अगर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक्स यू बाई डी है, एक्चुअली ये एक्स यू है जहाँ पे हमने लिखा था, हम एक्स यू बाई डी नहीं लिखा था न्यूट्रल डेप्थ को, तो यहाँ पे एक्स यू ओनली हमने लिखा था उसके लिए। तो ये मेरा टोटल न्यूट्रल डेप्थ का वैल्यू है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे डी नहीं है एक्चुअली, डी मतलब कि कोड बुक में दिया गया था एक्स यू बाई डी न्यूट्रल डेप्थ के लिए लिया है, लेकिन हमने एक्स यू ही माना है न्यूट्रल डेप्थ को। तो डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा यानी हट जाएगा। तो इससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा फार्मूला क्या आ जाएगा, तो देखिए ये मेरा फार्मूला ये आ जाएगा कि 0. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू, ओके, इज इक्वल टू आप देख सकते हैं 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। ठीक है, ये मेरा फार्मूला हो गया। तो हमने अभी पिछले बार में अभी आपको बताया था, यहाँ देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वाले में हमने बताया था कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन आपका ये हो गया 0.36 इतना, और फोर्स ऑफ टेंशन आपका इतना हो गया। हम अगर इसी फार्मूला को अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे कि फोर्स ऑफ, इसको ना लिख करके हम लिखते हैं फोर्स ऑफ कंप्रेशन, यानी इसके जगह पे हम यहाँ पे फोर्स ऑफ कंप्रेशन लिख देते हैं, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, ओके, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन, यानी इसके जगह पे, यानी मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन के लिए सी हो गया, फोर्स ऑफ टेंशन के लिए टी हो गया। तो आप भी इसी वे में फार्मूला को याद करें कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन। ये बहुत ही आसानी होगा क्योंकि फोर्स ऑफ कंप्रेशन के लिए आपको इस फार्मूले को लिखना है यहाँ पे कि 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, और फोर्स ऑफ टेंशन के लिए आपको इस फार्मूले को लिखना है। तो इस वे में आप याद करेंगे फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन हमको पहले स्टेप में निकालना है। तो चलिए आप एक एक करके हम निकाल देते हैं यहाँ पे। तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन पहले निकाल लेते हैं हम लोग कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू आप देख सकते हैं यही आपका फोर्स ऑफ कंप्रेशन है, एफ सी के बी इंटू एक्स यू, ओके। तो आप देख सकते हैं अगर इस फार्मूला को से अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे तो 0.36 और एफ सी के का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप ऊपर में जो वैल्यू दिया गया है M20 दिया गया है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू आपके पास दिया गया था, हमने यहाँ पे गिवन डेट में नहीं लिखा था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपके पास 20 न्यूटन पर mm² दिया गया है, एंड Fy आपका
415 आपके पास दिया गया है, 415 न्यूटन पर mm², ये आपका गिवन डेट में। तो देखिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यू को पुट करने पे क्या होगा, FCK की जगह पे आपका ये 20 हो जाएगा, 20 इंटू बी आप देख सकते हैं आपका ये वैल्यू विड्थ का आपके पास ये वैल्यू है 250 इंटू 250, और एक्सयू हमें वैल्यू निकालना ही है क्योंकि हमने लिखा है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी हमको एक्सयू अभी फाइंड आउट करना है। इंटू एक्सयू हो गया आपका, तो आप इसको कैल्सी पे फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 1800 एक्सयू न्यूटन हो गया। ये आप किसका हो गया, फोर्स ऑफ कंप्रेशन का वैल्यू हो गया। तो सिमिलरली अब आपको करना क्या है, फोर्स ऑफ टेंशन का निकालना है। अब फोर्स ऑफ टेंशन निकाल लेते हैं। फोर्स ऑफ टेंशन अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास क्या है फॉर्मूला, और देख सकते हैं 0.87 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील। अब देखिए ये यहाँ पे एक चीज़ फंस रहा है कि एरिया ऑफ स्टील हमको निकालना होगा क्योंकि फार्मूला में यहाँ पे आया है, और एरिया ऑफ स्टील हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है। अब देख सकते हैं जो फिगर आपके पास दिया गया है कि यहाँ पे मतलब कि 12 mm का ये 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 12 mm का 3 स्टील बार उसमें लगा हुआ है। तो एरिया ऑफ स्टील हम निकाल लेते हैं AST, यानी एरिया ऑफ स्टील हम निकालते हैं यहाँ से। तो एरिया ऑफ स्टील का फार्मूला ही होता है N इंटू π/4 इंटू D²। तो N का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ बार है, नंबर ऑफ बार्स 3 है, तो 3 लिख लेते हैं π/4 इंटू D²। डाया कितना है इसका 12, तो 12 का स्क्वायर। आप इस वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 339.29 mm²। ये आपका ये वैल्यू आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील का वैल्यू आ जाएगा। आप इसको कैल्सी पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फोर्स ऑफ कंप्रेशन भी फाइंड आउट किया हमने, फोर्स ऑफ टेंशन भी फाइंड आउट किया है। तो जस्ट हमको वो पहले वाले कॉन्सेप्ट पे आना कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन। इट मीन्स फोर्स ऑफ, यानी डायरेक्टली हम लिखे तो C इज इक्वल टू टी लिख लेते हैं यहाँ पे, C इज इक्वल टू टी, ठीक है, चूँकि C इज इक्वल टू टी है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने C का वैल्यू निकाला था, C का वैल्यू 18 XU निकाला है, 1800 XU इज इक्वल टू टी का वैल्यू अभी हमने T का निकाला नहीं, अभी पहले ही लिख दिए। इसको एलिमिनेट कर लेते थोड़ा देर के लिए। आप फोर्स ऑफ टेंशन यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील अभी हमने निकाला है तो 0.87 हो गया, 0.87 इंटू FY का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 415 है, 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील आपका कितना है 339.29, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को रखेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 12.122500 न्यूटन। ये आपका फोर्स ऑफ टेंशन आ गया। तो हमने भी पहले भी बताया फोर्स ऑफ कंप्रेशन का वैल्यू आपका कितना है 1800 XU इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन आपका कितना आया है ये 12,2500। ये आप इसको रख सकते हैं। तो आप याद देखिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU निकल के आएगा 22,500/1800। आप इस वैल्यू को अगर कैल्सी पे फाइंड आउट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 68.05। आप उसको कैल्सी पे रख के चेक कर ले, ये आपका वैल्यू आपका इतना आएगा, XU का वैल्यू आ गया। तो अभी हमें कंपैरिजन क्या करना है कि हमें सेक्शन चेक करना है कि ये कौन सा सेक्शन है। ओके, तो हम स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में देखते हैं। तो स्टेप 2 में हमको क्या करना है, मैक्सिमम डेप्थ, यहाँ पे हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला है। अब हमें स्टेप 2 में क्या करना है, मैक्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये अभी हमको फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, अभी हमने आपको ये एक फार्मूला बताया है, उस फार्मूला को आपको देखना है। अभी क्या है कि FE 415 मेरे पास है। तो FE 415 के लिए मेरे पास क्या है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या है 0.48 इंटू डी। तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया 0.48 इंटू डी, किसके लिए, FE 415 के लिए ये फार्मूला है। ये तो आपको याद रखना ही होगा। तो 0.48, अब डी देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ इफ़ेक्टिव डेप्थ कितना है
310 है, इंटू 310 कर लेंगे तो 310 करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 148.8 mm। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको ये कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन ये करना है कि हम स्टेप 3 में चलते हैं। तो स्टेप 3 में हम वही एग्जांपल लिखते हैं कि जो हमने अभी आपको बताया था कि बैलेंसेड सेक्शन नंबर 2 पे था आपका अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओके। और आपका लास्ट था ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो आप उस वहाँ पे हमने आपको कुछ कंडीशन बताया था। कंडीशन ये था कि बैलेंस्ड सेक्शन में क्या होगा कि XU इक्वल टू XU मैक्सिमम होगा। ठीक है। और अंडर रीइंफोर्स्ड में क्या होगा कि XU लेस देन XU मैक्स। ठीक है। तो सिमिलरली उसके बाद क्या होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड में क्या होगा, XU ग्रेटर देन XU मैक्स। तो देखिए, आप ये तीनों कंडीशन को आप देखेंगे, तो तीनों कंडीशन को अगर आप देखते हैं तो ये मेरा मैक्सिमम आया है, XU मैक्सिमम है, ये मेरा XU मैक्स आया है। XU मैक्स आपका कितना, 148.8, और XU हमने निकाला है, XU आपका कितना है, 68.05। तो अब ये तीनों कंडीशन को आप देखें तो XU मैक्सिमम यहाँ पे XU से ज़्यादा है, XU मैक्सिमम ज़्यादा है। यानी मतलब ये है कि ये दूसरे वाले कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि XU मैक्सिमम है XU से, यानी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है ओनली डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये मेरा क्या है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, मतलब कि ये सेक्शन सही है क्योंकि हमको अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का ही डिज़ाइन करना है। अगर यहाँ पे नहीं आता तो आगे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पे अब करना क्या कि जो हमने निकाला है, यानी नाउ क्या है, XU मैक्सिमम क्या है, XU से बड़ा है, XU से ग्रेटर देन है। तो इट मीन्स अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इट मीन्स अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, जैसा कि हमको डिज़ाइन करना है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन से ही हमको डिज़ाइन करना था। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो क्या होगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा कि स्टील से स्टील लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसा कि हमने पहले भी बताया था, वहाँ पे टाइप्स ऑफ सेक्शन जहाँ पे हम बता रहे थे, वहाँ पे हमने बताया था कि मतलब वहाँ जो फेल्यूर होगा वो क्या होगा, टेंशन जोन में होगा। टेंशन जोन में हमेशा स्टील ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब आपको निकालना क्या है, स्टेप 4 में आपको करना ये है, स्टेप 4 में आपको करना ये है कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको क्वेश्चन में निकालना ही था। जैसा कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया था कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये हमको पता हो गया कि अब स्टील के रिस्पेक्ट में हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टील। अब क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। तो हमने फार्मूला आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टील के लिए हमको फार्मूला ये यूज़ करना है कि 0.87 FY/AST इंटू जेड का ये फार्मूला यूज़ करना है, जहाँ पे लीवर आर्म आपका ये वैल्यू आपको जेड के जगह पे आपको पुट कर देना है। तो ये मेरा फार्मूला हो जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टील है, तो स्टील में क्या होता है, हमेशा टेंशन फोर्स होता है, यानी टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स आपका क्या हो जाएगा, अभी फार्मूला मैंने बताया 0.87 FY/AST इंटू जेड। तो 0.87 इसको अच्छे से फार्मूला को लिख देते हैं इंटू एरिया ऑफ स्टील, और जेड का वैल्यू आपके पास क्या है, D माइनस 0.42 XU। ये आपका ये टोटल फार्मूला हो गया। सब आपको क्या करना है, ओनली आपको वैल्यू पुट कर देना 0.87 इंटू, आप FY का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, FY का वैल्यू कितना है, 415 है, और एरिया ऑफ स्टील हमने निकाला है 339.29। एरिया ऑफ स्टील भी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एरिया ऑफ स्टील और FY निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को क्या करना है, आपको रख देना 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, 339.29
अब उसके बाद देख सकते हैं डी आपका क्या होगा, डी देख सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ आपका क्या है 310 है, हमने लिखा भी इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी लिखा है 310। तो यहाँ पे आपको 310 माइनस 0.42 है तो 0.42 हो जाएगा इंटू XU हो जाएगा। तो XU का वैल्यू आप देख सकते हैं, XU का वैल्यू हमने अभी ऑलरेडी निकाला है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 1 वाले में ही था। XU का वैल्यू न्यूट्रल डेप्थ का वैल्यू हमने निकाला है 68.05 ये वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो देखिए आप इसको हम कैल्सी पे करके बताते हैं कि ये वैल्यू कितना आएगा आपका। अगर आप इसको कैल्सी पे करेंगे तो आपका 0.87 इंटू 415 इंटू 339.29 इंटू -310 माइनस 0.42 इंटू 68.05। तब देख सकते हैं आपका ये वैल्यू आ गया। इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू 34474011.69 ये न्यूटन mm हो गया। ये आपका न्यूटन mm हो गया ये वैल्यू। अगर इस चीज़ को हम किलो न्यूटन पर mm में करें तो 10⁶ से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 6 हट जाएगा, यहाँ पे 2 4 6 यहाँ पे हटा देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 34.47 ये न्यूटन mm था तो ये किलो न्यूटन mm हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मेरा ये वैल्यू हो गया 34.47 किलो न्यूटन mm स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ, डिज़ाइन बेसिस प्रॉब्लम बताता हूँ। ये मेरा एनालिसिस बेस्ड प्रॉब्लम था। डिज़ाइन बेसिस ये दोनों प्रॉब्लम आप अच्छे से देख ले, आप सिंगली रीइंफोर्सड का कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चलिए एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, डिज़ाइन बेसिस प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम नंबर 3 मेरा यह है कि डिज़ाइन है रेक्टेंगुलर सिंगली रीइंफोर्सड बीम टू रजिस्ट ए बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 45 किलो न्यूटन मीटर यूजिंग M15 मिक्स एंड माइल्ड स्टील 250 टॉर। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, पिछला दोनों क्वेश्चन है वो दोनों को ही प्रैक्टिस करें, उस बेसिस पे और बहुत सारा क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। तो चलिए ये डिज़ाइन बेसिस क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो बेंडिंग मोमेंट है आपका, ये बेंडिंग मोमेंट तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वो तो मतलब इस टॉपिक में हम नहीं बताएंगे क्योंकि एक्चुअल ये बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि एक्चुअली इस तरह के प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा में आपको ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं गया है। गिवन डेटा आपके पास जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में देख सकते हैं आपके पास ओनली सिर्फ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू दिया गया है। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू दिया गया है, यानी BM का वैल्यू आपके पास है कितना 45 किलो न्यूटन मीटर। एंड आप देख सकते हैं M15 मिक्स है तो मेरे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड सिमिलरली आपके पास माइल्ड स्टील 250 टॉर दिया गया, यानी FY आपका हो गया 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इतना वैल्यू आपके पास है। अब यहाँ पे करना क्या होता है कि आपको एक रेक्टेंगुलर आपको डिज़ाइन करना है, रेक्टेंगुलर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम आपको डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि कुछ हमें एजम्पशंस करना होगा। एजम्पशंस कहने का मतलब ये है कि तो यहाँ पे हम एक एजम्पशंस लेते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये हमें क्या करना है कि यहाँ पे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम एक बनाना है। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में यहाँ पे कुछ स्टील बार आ जाएगा, 2 3 4 जितना भी स्टील बार है वो फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद हम बताएंगे कि कितना हमें वहाँ पे स्टील बार लगाना है। तो यहाँ पे क्या है कि विड्थ और यहाँ पे डेप्थ है इसका, तो हमेशा क्या होगा डेप्थ ज़्यादा होगा विड्थ से। तो यहाँ पे एक एजम्पशंस हम लोग लेंगे कि एज्यूम करते हैं ऐसा, एज्यूम रेशियो ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, assume ratio of effective depth to width of the beam equal to 2। यानी हमने ऐसा एजम्पशंस किया कि अगर विड्थ 250 हो तो ये 500 हो, इस तरह का हमने एक एजम्पशन ले लिया। आप भी इस तरह से एजम्पशन ले ले, हमेशा 2 का ही एजम्पशन लेके आप इस चीज़ को इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ईजिली है, आप अलग भी ले सकते हैं एजम्पशंस, ये टोटली डिपेंड्स करता है, ये डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो आप भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं है। तो आगे आप देखिए अब क्या है कि हम
तो यहाँ पे मतलब कि ये विड्थ ऑफ बीम क्या होगा, यह बी है, ये विड्थ ऑफ बीम हो गया, ये इफेक्टिव डेप्थ हो गया आपका, एंड यहाँ तक आपका ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब विड्थ ऑफ बीम आपका क्या लेना है, विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम आपका क्या हो गया, डी हो गया। एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इज इक्वल टू डी, स्मॉल डी हो जाएगा। मतलब कि क्या है, ये दोनों का रेशियो कितना है, 2 है, यानी हम अगर कहें डी बाई बी इज इक्वल टू 2, तो यही तो मेरा रेशियो है ना, कि हमने लिखा था कि एज्यूम रेशियो ऑफ इफेक्टिव डेप्थ टू विड्थ ऑफ बीम इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे डी बाई बी इज इक्वल टू 2 ही हमने एजम्पशन ले लिया है। तो अब हमें करना क्या है कि अभी हमें पता नहीं है कि हम कौन सा सेक्शन का डिज़ाइन कर रहे हैं, कि अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के कंडीशन में अभी हमें क्या करना है कि डिज़ाइन करना है, तो हम बैलेंसड सेक्शन में लेते हैं। बैलेंसड सेक्शन में क्या था कि वो मतलब बेस्ट था, अगर बैलेंसड सेक्शन से कम होता तो वो अंडर रीइंफोर्स्ड था, ज़्यादा होता, ज़्यादा अगर स्टील लगाते तो वो ओवर रीइंफोर्स्ड हो जाता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बैलेंसड सेक्शन से हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन फॉर बैलेंसड सेक्शन, डिज़ाइन फॉर बैलेंसड सेक्शन। अब देखिए अब क्या करना है, डिज़ाइन फॉर बैलेंसड सेक्शन, तो हम स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि कभी भी आपको यहाँ पे दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू दिया गया है, तो हमें जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमेशा हम लोग एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं किसी चीज़ में। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर लेंगे तो हम यहाँ बेंडिंग मोमेंट का भी फैक्टर लेंगे, यानी फैक्टर ऑफ बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो फैक्टर ऑफ बेंडिंग मोमेंट फैक्टर लेने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर लोड फैक्टर है, यहाँ पे लोड अगर समथिंग रहता है तो उसमें हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, फैक्टर का वही मतलब होता है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू बेंडिंग मोमेंट मेरा कितना है, 45 है, तो यहाँ पे 45 कर लेंगे, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 67.5, ये किलो न्यूटन मीटर है, तो ये किलो न्यूटन मीटर ये मेरा हो गया। अब देखिए अब आगे क्या करना है स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में हमको इस तरह के डिज़ाइन वाले कंडीशन में हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको निकालना होगा। क्या निकालना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको निकालना होगा, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये स्टेप 2 में हमको निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालेंगे अभी विथ रिस्पेक्ट टू कंक्रीट। तो सबसे पहले कंक्रीट वाला में आपको ये फार्मूला पता ही होगा, हमने लिखा था 0.36 FCK बी, और यहाँ पे न्यूट्रल डेप्थ था XU। तो यहाँ पे डिज़ाइन वाले में हम XU मैक्सिमम ले लेंगे, और यहाँ पे लीवर आर्म था यानी Z था, तो Z के जगह पे आपका D माइनस 0.42 XU मैक्स हो जाएगा आपका। तो ये देखिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे अब कुछ नहीं करना कि अब आपको सिमिलर वैल्यू को आपको पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरा वैल्यू था 0.36 इंटू FCK का वैल्यू आपको पता है कि 15 है, तो 15 यहाँ पे लिख दिए। बी आपको अभी बी आपको पता नहीं है, ठीक है, बी आपको पता नहीं है, तो बी को हम ऐसे ही रहने देते हैं। और XU मैक्सिमम आप देख सकते हैं 250 के लिए हमने आपको बताया था, हमने पहले ही बताया था साइलेंट वैल्यूज़ में आपको बताया था। FE 250 के लिए 0.53 D यानी XU मैक्सिमम का आपका ये वैल्यू है। तो यहाँ पे XU मैक्सिमम के जगह पे हम लिख देंगे 0.53 इंटू D, और सिमिलरली D माइनस ये तो D रह जाएगा 0.42। हमें भी किसी का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि XU मैक्सिमम, यहाँ भी XU मैक्सिमम है, तो XU मैक्सिमम के जगह पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 250 इसके लिए भी है, तो यहाँ पे हम 0.53 D लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना। आप तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कैसे करना है, आप देखिए इसको कैलसी पे कर लेते हैं। पहला मेरा है 0.36 इंटू 15 इंटू 0.53 इंटू 0.53। अब देख सकते हैं आपका ये वैल्यू आ गया आपका ना 2.862 बी इंटू डी, ये बी डी हो गया। उसके बाद देखिए ये अब हम क्या करेंगे कि डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन पता होगा, हम इसको 1 मान लेते हैं। 1 माइनस
42 इंटू 0.53, यानी ये 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53। ये देखिए ये आपका वैल्यू आ गया आपका 0.777 आया, 0.77 डी। तो उसके बाद आपको क्या करना क्या है कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 2.862 इंटू 0.77, ये आपका वैल्यू आ गया 2.20, यानी 2.20 आपका वैल्यू आ गया 2.20 बी डी इंटू डी आपका डी स्क्वायर हो गया। ये आपका ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू आपका किसका आया? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आया, यानी एम यू का वैल्यू आपके पास ये आ गया। मोमेंट ऑफ अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये वैल्यू आ गया आपके पास 2.20 बी डी स्क्वायर। क्योंकि अब हमें क्या करना है कि अगर हमको रेक्टेंगुलर सेक्शन डिज़ाइन करना है तो हमें बी है और ये डी, ये दोनों का वैल्यू हमको निकालना होगा। क्योंकि तब जब तक हम लोग सेक्शन डिसाइड नहीं करते तब तक हमको पता नहीं होता है कि हमें कितना एरिया में स्टील लगाना है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि हम पहले इसका सेक्शन डिसाइड कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन अभी बनाएंगे तो वो कितना का होना चाहिए। तो चलिए इसको अब कैसे करना है कि आप देख सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे लिया है, यहाँ पर d बाई बी इक्वल टू 2 लिया है। अगर हम इसी चीज़ को लिखे यहाँ पे, अगर इसको लिख देते मॉडिफाई करके, 2 को यहाँ ले आते हैं, b को यहाँ पे ले आते हैं, यानी b इक्वल टू डी बाई 2 ये हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे 2.20, अब b के जगह पे हम d बाई 2 यहाँ पर रख देते हैं, d बाई 2 इंटू डी स्क्वायर। और अब देखिए एम यू हमने अभी निकाला है, फैक्टर ऑफ बेंडिंग मोमेंट हमने अभी कितना निकाला है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकिए नीचे में फैक्टर ऑफ बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला, यानी एम यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अल्टीमेट यानी एम यू क्या है, ये अल्टीमेट, यहाँ पे सॉरी ये अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आपको इसको कह सकते हैं, या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप जो भी कहें। तो ये देख सकते हैं एम यू हमने निकाला है कितना 67.5 किलो न्यूटन मीटर। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको हमको एम में लिखना है, न्यूटन एम स्क्वायर, न्यूटन एम में लिखना है। तो ये 10⁻⁶ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 67.5 इंटू 10⁻⁶ इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम अभी जो सेक्शन का निकालने वाला है वो एम में निकालेंगे। तो हमको इसको भी एम में करना होगा। तो एम में करने के लिए किलो के लिए 1000 और मीटर से एम में जाने के लिए वो 1000, तो 1000 इंटू 1000 वो आपका 10⁻⁶ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.20 इंटू डी बाई 2, और ये आप देख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी, ये आपका डी क्यूब हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आप देख सकते हैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 67.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2, ये 2.20 इसके नीचे आ जाएगा 2.20 टू पावर डी पर पावर क्यूब। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन डी पर पावर क्यूब है तो हम उसको कर लेंगे। तो इसको देखते हैं 67.5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶ बाई 2.20, सॉरी 2.20। अब देखिए ये वैल्यू आपका कितना आ गया 613636 इज इक्वल टू डी क्यूब। तो आपका डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर हमको डी का वैल्यू यहाँ से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से देख सकते हैं शिफ्ट को प्रेस करना है और ये रूट वाले को प्रेस करना है। ये देख सकते हैं 3 का क्यूब आ गया, यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख देंगे तो आपका ये वैल्यू निकल जाएगा 613636.36। ये देख सकते हैं आपका वैल्यू कितना आ गया 394.43। तो आप अप्रॉक्स 395 यहाँ पे ले लें, 395 तो ये देख सकते हैं मेरा इफ़ेक्टिव डेप्थ मेरा निकल गया है। इफ़ेक्टिव डेप्थ 395 कम से कम हमको लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इफ़ेक्टिव डेप्थ निकल गया तो हमको विड्थ निकालना है इसका। ये डी तो निकल गया मेरे पास, तो अब बी निकालना है इसका। तो बी निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब देख सकते हैं बी इक्वल टू डी बाई 2 हमें लिखाना, क्योंकि बी इक्वल टू डी बाई 2 है यहाँ पे, डी बाई 2, क्योंकि हम लोग एज्यूम 2 का ही रेशियो किए थे। तो 395 डिवाइडेड 2, तो आप देखिए ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा अराउंड, यानी 395 डिवाइडेड 2 197.5, यानी हम कह सकते हैं कि 198 है ये वैल्यू, 198
तो आप देख सकते हैं, यानी D इंटू डी मेरे पास क्या आ गया, 198 सॉरी 198 इंटू 395 mm, ये मेरा वैल्यू आ गया इसका। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरे पास ये मिनिमम सेक्शनल डायमेंशन आ गया कि 198 इंटू 395 है। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन को इसको इससे बढ़ा करके लेंगे हमेशा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि यहाँ जो आपका फार्मूला से आएगा उससे आपको बढ़ा करके उस वैल्यू को लेना है। जैसे यहाँ पे 198 आया तो 198 से हम बढ़ा के लेंगे, यानी अराउंड 25 mm 50 mm हम बढ़ा करके लेंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सेक्शन में। तो चलिए स्टेप 4 में हम लोग करते हैं कि स्टेप 4 में ये मेरा विड्थ 198 आया, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एडॉप्ट कर लेते हैं। 198 को हम ऐसा करते हैं कि हम 250 mm ले लेते हैं, सेक्शन से ज़्यादा ले लेते हैं हम जितना मेरा वैल्यू आया। और इफ़ेक्टिव डेप्थ मेरा आया है कितना, 390 कितना आया देख लेते हैं। यहाँ पे 390 यहाँ पे 395 आया। तो हम इससे बढ़ा करके लेते हैं, इससे ज़्यादा करके लेंगे तो 395 है। तो हम ऐसा करते, हम जब भी लेंगे सेक्शन तो 25-25 इंटरवल में लेंगे। ऐसा नहीं कि 255 ले ले 245 ले ले, हमेशा 25 के इंटरवल में। या तो हम 225 ले लेते या फिर 275 लेते, ये आपके मर्ज़ी के ऊपर है, आप जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन 25 के इंटरवल में ही हमेशा लें। तो उसके बाद देख सकते हैं डी हम 425 ले लेते हैं में, ये इफेक्टिव डेप्थ हो गया। तो ओवरऑल डेप्थ ये कितना हो जाएगा, अगर 25 mm इसका कवर छोड़ते हैं तो ये 450 mm हो जाएगा। यानी कवर तो छोड़ना होगा ही ना आपको। जैसे कवर मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जैसे ये बना रहे हैं, किसी भी डिज़ाइन को किया आपने, यहाँ पे आपने स्टील बार प्रोवाइड किया तो इसके साइड में आपको कंक्रीट डालना है, इतना छोड़ करके आपको डालना होगा। तो ये आपका इफेक्टिव डेप्थ होगा। तो जनरली हम लोग बीम के लिए 25 mm लेते हैं, 25 mm ही लेना है आपको। तो 25 mm आपका इफेक्टिव मतलब ये कवर हो गया। कवर हमने छोड़ा तो 425 प्लस 25 आपका कितना हो गया, 450 mm हो गया। तब हम क्या करते हैं, स्टेप 5 में चलते हैं। स्टेप 5 में हमको क्या करना है, एट लास्ट हमको क्या करना है कि अब एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील निकालना है कि हमको कितना एरिया में स्टील लगाना है। अगर इतना बेंडिंग मोमेंट मेरा 45 किलोमीटर मीटर था, उसके लिए हमें कितना निकालना है। तो अब यहाँ से फिर हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टील, क्योंकि यहाँ पे स्टील के लिए एरिया ऑफ स्टील निकाल रहा है तो मोमेंट भी हम उसी के लिए निकालेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको फार्मूला पता ही होगा, हमने भी पिछले बार भी बताया था कि स्टील के लिए 0.87 इंटू FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू लीवर आर्म Z। ठीक है, आपको इस तरह से ये फार्मूला को आपको ले लेना। हमने कोड बुक में भी बताया था कि ये फार्मूला कैसे, तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील हमको निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील निकालना हमको था ही, तो हम एरिया ऑफ स्टील को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को अलग कर लेते हैं। तो MU बाई 0.87 इंटू FY इंटू Z इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील। ये मेरा फार्मूला हो गया कि एरिया ऑफ स्टील इस फार्मूले से ये मेरा निकल जाएगा। तो आप इसको सही से मॉडिफाई करके हम लिखे तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू MU बाई 0.87 इंटू FY, और Z के जगह पे आपका ये वैल्यू आ जाएगा D माइनस 0.42। XU मैक्सिमम आपको ले लेना है यहाँ पे, XU मैक्सिमम, क्योंकि आपको लीवर आर्म का वैल्यू आपको पता है। तो ये इस तरह का वैल्यू आ गया। अब आपको करना क्या है कि आप सारे वैल्यू को आपको पुट करना है यहाँ पे। तो देखिए क्या है कि अब सिमिलर फार्मूला को हम लिखते हैं MU बाई 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42। XU मैक्सिमम आपको पता है FE 250 के लिए 0.53 D हो जाएगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि MU लेते हैं, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं हम 0.87 FY, और इसमें से हम D कॉमन निकाल लेंगे। तो D कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 0.42 इंटू 0.53 ये बच जाएगा, और यहाँ मेरा D कॉमन हो गया। तो ये इस तरह से ये कर लेना। अब क्या करना है, यहाँ से हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो MU का वैल्यू आपको पता है कि MU का वैल्यू हमने निकाला था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 67.5 किलो न्यूटन मीटर हमने निकाला है। तो अब आपको करना क्या है कि 65.5 किलो न्यूटन यहाँ पे वैल्यू को आपको पुट कर देना है। 67.5 इंटू 10⁻⁶
यहाँ पे देख सकते 0.87 इंटू FY 250 हो गया 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53। और यहाँ पे डी जो हमने कंसीडर किया है, डी आप देख सकते हैं हमने क्या कंसीडर किया था 425। डी का वैल्यू क्या है आपके पास 425 mm। तो 425 mm यहाँ पे आपको इस डी के जगह पे 425 आपको लिख देना है। तो अब देखिए आप इस चीज़ को अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका अराउंड ये वैल्यू आ जाएगा आपका 940 mm स्क्वायर। 940 mm स्क्वायर 940 mm स्क्वायर आपका क्या आया, एरिया ऑफ स्टील आया। कि इतने एरिया ऑफ स्टील में हमको मतलब इतने एरिया में हमको स्टील चाहिए रिइंफोर्समेंट। इतना जो मेरा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 45 किलो न्यूटन था, उसको हमने फैक्टर किया तो 67.5 आया था। तो हम क्या करेंगे अभी कि मतलब कि इतना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे कि हमको इतना एरिया में मतलब रिइंफोर्समेंट हमको प्रोवाइड करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब हम लास्ट स्टेप में करना हमको क्या है कि स्टेप 5 अब ले लेते हैं। ये सबसे लास्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको करना क्या है यहाँ पे। स्टेप 6, ठीक है। स्टेप 6 में आपको क्या करना है कि प्रोवाइड करना है कि अब कितना रिइंफोर्समेंट है। तो अब दो चीज़ हमें यहाँ पे एक बेसिक बता देता हूँ कि कभी भी मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो होगा आपका, मिनिमम रिइंफोर्समेंट ये आपका कितना का होगा 12 mm का होगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्पेसिंग आपका बीम हो या कॉलम हो उसमें 300 mm से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग मतलब कहने का मतलब एक छड़ के बाद दूसरे छड़ में 300 mm से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो डाया का होगा वो 12 mm का होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे कि हमको अब ये चेक करना है कि हम मतलब कितने डाया का हम यहाँ पे छड़ लगाए जो मेरा 940 mm स्क्वायर कवर कर ले। तो हम यहाँ से चलिए पहला हम आइट्रेशन देखते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं, ये डिज़ाइनर ये आपके मर्ज़ी के ऊपर है, आप जितना का चाहे उतना का रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं। अगर मैं पहले ट्राई करता हूँ, ये देख के आइट्रेशन 1 में हम देखते हैं। अगर मेरा मन किया कि चलो 3 छड़ में देता हूँ 12 mm का, प्रोवाइड 3 बार 12 का हम अगर यहाँ पे देते हैं तो एरिया ऑफ स्टील अगर हम इसका निकालते हैं तो 3 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। अब हम इसको चेक करेंगे कि मेरा एरिया कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर हम एरिया चेक करते हैं 3 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं इंटू 12 का स्क्वायर कर देते हैं /4 कर देते हैं। देखिए ये वैल्यू कितना आ रहा है 339.29 mm स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आप तो ये मेरा कितना है 339.29 mm स्क्वायर आया। और यहाँ पे हमने जो फार्मूला में निकाला है तो वो वैल्यू कितना 940 mm स्क्वायर, यानी ये वैल्यू मेरा कम आ रहा है और ये वैल्यू ज़्यादा है। मिनिमम एरिया में हमको इतना स्टील चाहिए कि 940 mm स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे कि 12 mm का 3 छड़ हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमको इतना छड़ लगाना है कि 940 mm स्क्वायर से ज़्यादा एरिया मेरा स्टील का आ जाए। तो आइट्रेशन 2 में हम करते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं, ये आप टोटल आपके मर्ज़ी के ऊपर है कि आप जितना का चाहे उतना का रिइंफोर्समेंट आप दे सकते हैं स्टील बार। पर ये कंडीशन ये है कि 12 mm से 25 mm तक ही रखें। 25 mm से ज़्यादा देने का बीम में ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम 12 mm और मैक्सिमम 25 mm का ही दें आप। तो अगर हम दूसरा आइट्रेशन लेते हैं कि अगर मेरा मर्ज़ी किया, इसमें जस्ट आपका ही मर्ज़ी है। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे ये मैं यहाँ पे 3 बार लगाना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये मैं 25 का लगा देता हूँ, ये दोनों 25 का और ये 20 का कर देता हूँ। या फिर चलो मैं छोटा सा ही लेता हूँ, पहले ये दोनों 20 का कर देता हूँ और ये 16 का कर लेता हूँ। तो अब देखिए इसमें क्या है। या फिर ऐसा करते कि तीनों हम 20 का ही ले लेते हैं, ठीक है, आसान होगा। आप तो जैसे चाहे उसे बना सकते हैं। 3 बार 16 mm का हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ स्टील 3 इंटू π/4 इंटू ये 20 का ले लेते हैं, 16 कम पड़ जाएगा तो 20 का स्क्वायर। तो 20 के स्क्वायर से हम चेक करते हैं इसको। देखिए 20 के स्क्वायर से इसको चेक करके देखते हैं ये मेरा कितना आ रहा है 942 आ रहा है। 942.4477 है, यानी 48 mm स्क्वायर।
मतलब ये है कि मेरा जो एरिया ऑफ स्टील आ रहा था फार्मूला से 940 mm² था और ये 942.48 mm² है। मतलब कि जो मेरा फार्मूला है उससे ज़्यादा मेरा एरिया ऑफ स्टील आ रहा है अगर हम 20 mm का 3 बार लगाते हैं तो। इसका मतलब कि ये सही है और ये हम यहाँ पर 20 mm का बार 3 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मर्ज़ी हो तो यहाँ पे क्या 16 mm का 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं। डिपेंड ये करेगा आपके सेक्शन के ऊपर। पर सेक्शन में क्या होता है कि मिनिमम यहाँ एक रिइंफोर्समेंट और दूसरे रिइंफोर्समेंट में मिनिमम 15 mm गैप होना चाहिए। इसलिए कि आपका जो एग्रीगेट होता है वो 10 mm का आप मिनिमम यूज़ करोगे ही, तो एग्रीगेट पास भी तो होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप स्टील बार में ही वो फंस जाए। तो आपको ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के आपको डिज़ाइन करना होता है। तो आप सिंपली ये है कि जो मेरा एरिया ऑफ स्टील आ रहा था उस एरिया ऑफ स्टील से मेरा ज़्यादा है। इट मीन्स कि ये मतलब कि क्या है, डिज़ाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इट सेटिस्फाइड डिज़ाइन। ठीक है, अब यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमने क्या किया है कि अब जो हमें लगाना है, क्या लगाना है, सिंगली रिइंफोर्सड हमको डिज़ाइन करना था। ये मेरा बीम हो गया सिंगली रिइंफोर्सड। हम कितना का लगा रहे थे, 20 mm का 3 बार था, 1 2 3। ये सब कितना का हो जाएगा, ये देख सकते हैं। सब मेरा ये 20 mm का 3 बार हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ बार हो जाएगा। यानी ये सिंगली रिइंफोर्सड हो गया। तो आप इस तरह से बहुत ही इजी है इस प्रॉब्लम को बनाना। आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। तो मेरे बेसिक चीज़ को आप फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।